नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में, दुनिया का सबसे भयंकर परमाणु हादसा। बहुत कुछ जानने को है। यहाँ पे कोल्ड वॉर का भी एलिमेंट है, यूएसएसआर की प्राइड का भी एलिमेंट था, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं और इसको एनालाइज करेंगे कि यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या था। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे कि क्या चेरनोबिल जैसा डिजास्टर फिर से हो सकता है। क्या हमने प्रिवेंशंस अपनाई हैं ऐसे न्यूक्लियर डिजास्टर्स को रोकने के लिए। सो लॉट टू लर्न, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। लेट्स स्टार्ट। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू आपके साथ है। हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज अवेलेबल हैं इन सब एग्जाम्स के लिए। एसएससी, बैंक, आरबीआई ग्रेड बी, यूपीएससी ऑप्शनल, डिफेंस एग्जाम्स कोर्स, इन सब एग्जाम्स के पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज आपको मिलेंगे studyIQ.com पे। तो ये जो मैप है आपके सामने, ये है यूएसएसआर का मैप, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि चेरनोबिल है कहाँ पर। देखो, आपको पता है कि 1991 से पहले दुनिया में एक देश था यूएसएसआर के नाम से। अमेरिका को चुनौती देने वाला अकेला कंट्री था दुनिया में उस वक्त, और 1991 में ये टूट गया था। बहुत सारी कंट्रीज में ये बिखर गया। उनमें से एक कंट्री जो यूएसएसआर से टूट के बनी थी वो थी यूक्रेन। यूक्रेन आज के टाइम में एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसका कैपिटल है कीव, और यूक्रेन आपको यहाँ पर मिलेगा। थोड़ा एक दूसरा मैप देख लेते हैं। ये जो आप लाल पार्ट देख रहे हैं, ये एक टाइम पे यूएसएसआर का पार्ट था। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो आप ये वाइट लाइन देख रहे हो, ये आज की इंटरनेशनल बॉर्डर है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये है यूक्रेन और नीचे है क्राइमिया। क्राइमिया आज के टाइम में रशिया का पार्ट बन चुका है। उन्होंने ये एरिया यूक्रेन से छीन लिया था, वो काफी कंट्रोवर्सी है उसको लेकर। तो आप देखोगे यहाँ पर है यूक्रेन, और ये बेलारूस, रशिया, रोमेनिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। और यूक्रेन में आप देखोगे कीव जो कैपिटल यहाँ पे है, उसके नॉर्थ में एक जगह है चेरनोबिल। हमारी कहानी इसी जगह के इर्द गिर्द घूमेगी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता लगे कि ये एरिया है कहाँ पर। अब हमारी कहानी शुरू होती है 1980s में। 1980s यूएसएसआर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम था। ये वो टाइम था जब यूएसए बहुत ही तेज़ी से इकोनॉमिकली प्रोग्रेस कर रहा था। यूएसए की जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, कैलिफोर्निया, टेक्सास, ये सब स्टेट्स बहुत ही तेज़ी से तरक्की कर रही थी, और ओवरऑल जो नेशनल ग्रोथ थी उसमें भी बढ़ चढ़ के कंट्रीब्यूशन कर रही थी। यूएसएसआर की मेन प्रॉब्लम ये थी कि उसके कुछ रीजन ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, वहाँ पे ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा कम थी। तो यूएसएसआर के उस वक्त के जो पॉलिसी मेकर्स थे, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम नया शहर बसाएंगे। तो योजना ये थी कि उस टाइम का जो यूक्रेन का रीजन था, जो ऑफ कोर्स उस वक्त यूएसएसआर का पार्ट था, वहाँ पर एक स्टेट ऑफ द आर्ट शहर बसाया जाएगा जहाँ पे बहुत सारे लोग आके बसेंगे, और इवेंचुअली वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी जो कंट्री की ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करेगी। ऑफ कोर्स ऐसे बहुत सारे वो शहर बसाने वाले थे, मगर जो यूक्रेन के एरिया में वो बसाने वाले थे वो कॉर्नर स्टोन था उनकी इकोनॉमी की रिवाइव करने की स्ट्रेटजी का। तो यूएसएसआर की इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए जो शहर बसाने वाले थे, उसका नाम इन्होंने रखा प्रिप्यात। ये नाम याद रखना, काफ़ी बार इस्तेमाल करूँगा। प्रिप्यात एक बहुत ही बड़ा मॉडर्न सिटी होने वाला था, उसके बारे में काफ़ी बात करेंगे। एक कमाल का प्लान था यूएसएसआर के लिए, और सिंस एक बहुत ही बड़ा शहर वहाँ पे बनाना था, तो ऑब्वियस ही बात है उसको इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता तो होगी ही होगी। और उसके लिए प्रिप्यात जो एक प्रपोज्ड बहुत बड़ी सिटी थी, उसके पास में एक छोटा सा टाउन था चेरनोबिल का, और वहीं पर यूएसएसआर की सरकार ने फैसला किया कि बनाया जाएगा चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसका ऑफिशियल नाम एक्चुअली VI लेनिन एटॉमिक पावर प्लांट था, सोवियत एरा की स्टार्टिंग में। यहाँ पर काम 1970 से ही शुरू हो गया, क्योंकि उम्मीद ये थी कि 1980s तक प्रिप्यात को पॉपुलेट करने का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, हिस्टोरिक फोटोज़ हैं ये चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट को यहाँ पर बनाया जा रहा है। उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है 1970s या 80s की, 1980s की शुरुआत में या 70s के एंड में ये फ़ोटो ली गई थी। और जो वो सिटी थी प्रिप्यात की, ये सोवियत यूनियन की 9वीं ओतोमोग्राद सिटी होने वाली थी। ओतोमोग्राद एक रशियन वर्ड है एटॉमिक सिटी के लिए, क्योंकि रशिया की जो प्लानिंग जो कमीशन थी, उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि बहुत सारी एटॉमिक सिटीज़ बनाएंगे, मतलब कि मॉडर्न वेल इक्विप्ड सिटीज़ होंगी, बहुत ही अच्छा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और उनको हम एटॉमिक एनर्जी से पावर करेंगे। प्रिप्यात में उनका आइडिया ये था कि जैसे ही ये पूरी सिटी बसा दी जाएगी, यहाँ पर करीब 2 से 3 लाख लोगों को यहाँ पे लाया जाएगा। बहुत ही आलीशान बिल्डिंग्स बनेगी, स्कूल्स बनेंगे, और इनकी उम्मीद ये थी कि आने वाले 10 से 20 सालों में इसकी आबादी कम से कम 10 से 20 गुना भी बढ़ सकती है। और ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत शहर यहाँ पे प्रिप्यात का उस वक्त तैयार हो रहा था, और काफ़ी बड़े सपने थे यूएसएसआर के इस सिटी को लेकर। यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स बना दिए गए थे इमीडिएटली, कॉलेजेस,
पार्क्स, बहुत सारे प्लेग्राउंड्स, और ये बस इनिशियल डेवलपमेंट का काम था। फिर कुछ और इम्पोर्टेंट स्केचेस हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस हैं उस सिटी के लिए कि आने वाले 10 से 20 साल में उसको किस तरीके से डेवलप किया जाएगा। देख सकते हैं आप, काफ़ी इनका एक बढ़िया प्लान था, एक ऑलमोस्ट उस टाइम के हिसाब से फ्यूचरिस्टिक सिटी डेवलप करी थी। सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होगा और बहुत ही क्लीन सिटी होगी। और यहाँ पर अभी डिफेंस के लिए भी उन्होंने भी काफ़ी प्रावधान किया था, उसके बारे में भी बात करेंगे हम। मगर एज यू कैन सी, एक बहुत ही बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था ये यूएसएसआर की सरकार के लिए। तो अब 1970s के अंत से हम आ गए हैं 1980s की शुरुआत में, 1982-83 के आसपास हम आ गए हैं। और अब तक चेरनोबिल का जो पावर प्लांट था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। मगर क्या है कि यूएस की इकोनॉमी भी बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये लाल वर्म है ये रिप्रेजेंट करता है यूएसएसआर की जीडीपी ग्रोथ रेट, और जो ये ब्लू वाला है ये है यूएसए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1970 के बाद से जब पेट्रो डॉलर इंट्रोड्यूस किया गया था उसकी अलग कहानी है। फिर 1970s के एंड के बाद से आप देख सकते हैं कि बहुत तेज़ी से यूएस इकोनॉमी आगे बढ़ी और यूएसएसआर काफ़ी हद तक पीछे छूट गया था। इसीलिए जो इनकी ये सिटीज़ थी अब इनके लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होनी शुरू हो गई थी। अब देखो, प्रिप्यात के डिफेंस के लिए यूएसएसआर के लीडर इतने ज़्यादा वरीड थे कि इन्होंने यहाँ पर एक ओवर द होराइजन OTH रेडार सिस्टम भी डेवलप कर दिया। एक कमाल का सोवियत बैलिस्टिक अर्ली वार्निंग नेटवर्क था कि कल को प्रिप्यात पे कोई अटैक होता है तो यूएसएसआर की आर्मी पहले ही उसको लेकर वार्निंग उनको मिल जाए और जो मेन वहाँ पे चेरनोबिल का पावर प्लांट है वो सेफ रहे, क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट पर अगर कुछ अटैक होता है तो काफ़ी तबाही मच सकती है। आदमी सोचता कुछ है, होता कुछ है। खैर, तो ये आप देख सकते हैं, ये वो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की फ़ोटो हैं, बहुत ही हिस्टोरिक फ़ोटोज़ हैं। तो इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस पूरी सिटी की इंपॉर्टेंस यूएसएसआर के लिए कितनी ज़्यादा थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रिप्यात का एक अम्यूज़मेंट पार्क है। रशियंस यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। धीरे धीरे प्रिप्यात की पॉपुलेशन बढ़ रही थी। ये आप देख सकते हैं एक जुलूस या कुछ निकल रहा है, यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग। बेसिकली लोग यहाँ पे आके काफ़ी खुश थे, वो ये देख के काफ़ी खुश थे कि सोवियत सरकार बढ़ चढ़ के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है और आने वाले समय में उनका जो भविष्य है वो सिक्योर है। ये शहर बुलंदियाँ छुएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। मगर चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में डिज़ास्टर होना बाकी था और उससे इन सब लोगों की ज़िंदगी रेडिकली चेंज होने वाली थी। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के काफ़ी यूनिट थे, टोटल 4 यूनिट थे। जो पहला यूनिट था वो 1977 में तैयार हो गया था, दूसरा 1978 में, तीसरा जो था वो 1981 में और चौथा यूनिट 1983 में। तो 1983 तक ये पावर प्लांट पूरी तरीके से ऑपरेशनल था और ये उस सिटी को प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा था। मगर एक दिन कुछ गलत हो जाता है। 26 अप्रैल 1986 यूनिट 4 चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट का रेडी हो चुका है और उसको ऑपरेशनल हुए 3 साल हो चुके हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 25 अप्रैल को क्या हुआ कि जो लोग वहाँ पर जो भी ऑपरेशन है उसको संभालते हैं, उस न्यूक्लियर पावर प्लांट को संभालते हैं, उसके रिएक्टर को संभालते हैं, उन्होंने एक टेस्ट किया। वहाँ पर अजीब बात यह है कि चेरनोबिल डिज़ास्टर एक टेस्ट के दौरान हुआ। क्या था कि वहाँ पर जो हेड थे, वहाँ पे जो इंचार्ज लोग थे, उन्होंने ये टेस्ट किया कि अगर कुछ प्रॉब्लम आती है कल को तो जो इमरजेंसी फंक्शंस हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। और इसी को एक्सपेरिमेंट करते वक्त कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है। मैं यहाँ पर डिटेल में जाऊँगा नहीं क्योंकि फिर हमको ये समझना पड़ेगा कि एक न्यूक्लियर पावर रिएक्टर किस तरीके से काम करता है। तो बेसिकली क्या था कि जो रॉड्स होती हैं रिएक्टर के आसपास, उस पर से कंट्रोल छूट गया था। और अब बहुत ही सिंपल भाषा में आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, सारा खेल यहाँ पे रिएक्टर का है, ठीक है। रिएक्टर यहाँ पे ऊर्जा क्रिएट कर रहा है, रिएक्टर हीट क्रिएट कर रहा है। अब इशू ये था कि इनके रिएक्टर में, सोवियत संघ का जो रिएक्टर का डिज़ाइन था, इसमें यह था कि अगर इसकी पावर बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। और यहाँ पे प्रॉब्लम यही हुई कि जो सीनियर रिएक्टर कंट्रोल इंजीनियर थे यहाँ के, जो सिर्फ 26 साल के थे, ये भी एक काफ़ी अजीब बात लगती है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में इन्होंने एक्सपीरियंस लोगों को हायर क्यों नहीं किया। आसपास के ही जो यंग लोग थे उनको इतनी बड़ी पोजीशंस पर क्यों डिब्यूट कर दिया, ये भी एक काफ़ी क्वेश्चन इस पर रेज़ किए गए। खैर, यहाँ पर 26 साल के एक सीनियर रिएक्टर कंट्रोल इंजीनियर थे। इनको पता नहीं था कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना है कि जब आप एक इमरजेंसी टेस्ट रन कर रहे हो उस दौरान कुछ गलत हो जाए। तो इन्होंने पूरे सिस्टम को ऑटो मोड में डाल दिया। उससे क्या हो गया कि सडनली
जो अब देखो, आपको पता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में पानी ऊपर से डलता रहता है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके पूरे प्रोसेस का। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सिंस रिएक्टर अनस्टेबल हो गया था, जो पानी आ रहा था वो बहुत ही जल्दी स्टीम में कन्वर्ट हो गया, और उस पूरे रूम में विद इन मिनट्स, मैं कहूँगा शायद इवन सेकेंड्स, इतनी जल्दी इतनी सारी स्टीम क्रिएट हो गई कि जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे कोई कागज़ की एक नाव हो, उसको तूफान कैसे बहा देगा, वैसे ही स्टीम ने उस एरिया की छत को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। और जो रिएक्टर था, जो रेडिएशन थी, इट वॉज ओपन। आसपास जो भी लोग थे वो रेडिएशन की चपेट में आ चुके थे। जो एक्सप्लोजन था वो इतना भयंकर था कि कुछ लोगों की मौत एक्सप्लोजन से ही हो गई, और दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर शुरू हो चुका था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा कुछ विस्फोट हुआ था उस न्यूक्लियर पावर प्लांट में। अब ये कोई ओरिजिनल फ़ोटो नहीं है, इतने बढ़िया एंगल से ओरिजिनल फ़ोटो ऐसी पोजीशन में कोई खींच नहीं सकता, किसी को पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। ये बहुत टाइम बाद, उस डिज़ास्टर के करीब 10-20 साल बाद, यूक्रेन में एक टीवी शो बना था इस पूरे इंसिडेंट पर, तो वहाँ से मैंने फ़ोटो ली है। तो इससे आपको कुछ आइडिया लग सकता है कि सडनली ये जो डिज़ास्टर था वो कैसे स्टार्ट हुआ। ये भी एक बहुत ही हिस्टोरिक फ़ोटो है। ये यूनिट 4 है चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट का, और इसके अंदर का जो रिएक्टर है वो अभी भी एक्टिव था, और ये डर था कि वो अभी भी काफ़ी डैमेज कर सकता है। खैर, रेडिएशन तो हर जगह फैली गई थी, हर जगह रेडिएशन थी, बहुत ही हाई रेडिएशन थी। और आसपास जब ऑफकोर्स जब पहले एक्सप्लोजन हुआ, जो आसपास के लोग थे वो तो इमीडिएटली मर गए थे, मगर बाद में जो कैजुअलिटीज़ हुई उसमें काफ़ी बड़ा नंबर अग्निशामकों का था, फायर फाइटर्स। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि काफ़ी बार हम आर्म फोर्सेस की बात करते हैं, उनकी ब्रेवरी की बात करते हैं, हमारी आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस, ये सब बहुत ही बढ़िया काम करते हैं और जो इनको प्रेज़ मिलती है बिल्कुल डिज़र्व्ड है। मगर मेरा ये मानना है कि दुनिया का कोई भी देश हो, चाहे इंडिया हो, रशिया, यूएसए, जो फायर फाइटर्स होते हैं, अग्निशामक होते हैं, हम उनको उतना क्रेडिट देते नहीं हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा बहादुरी का काम करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये कुछ अग्निशामक हैं, उस वक्त चेरनोबिल का जो भी आग थी उसको बुझाने के लिए ये वहाँ पर पहुँच गए। आई थिंक इनको पता नहीं था कि रेडिएशन कितनी घातक हो सकती है ह्यूमन बॉडी के लिए, तो ये ऐसे ही ज़्यादा किसी प्रोटेक्शन के बिना वहाँ पर चले गए और आग को बुझाने की कोशिश करी, और इन बेचारों के साथ बहुत बुरा हुआ। देखो क्या होता है, जब एक ह्यूमन बॉडी बहुत ही हाई लेवल रेडिएशन के पास जाती है, तो वो रेडिएशन फंडामेंटली उस ह्यूमन बॉडी का डीएनए ही चेंज कर देती है। आपकी बॉडी वो रहती ही नहीं है जो पहले थी। सबसे पहले क्या होगा कि आप अगर रेडिएशन से कांटेक्ट में आ गए, आपकी आंखें फूल जाएंगी, फेफड़े फूल जाएंगे, खाल उतरनी शुरू हो जाएगी। इनके साथ भी यही हुआ था। बहुत सारे फायर फाइटर्स का जो एंड था बहुत ही दर्दनाक, पेनफुल और ऑलमोस्ट नर्क से भी बदतर था, और ये सब लोग बस जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। और बिल्कुल काफ़ी एक ट्रैजिक एक केस है, और ये काफ़ी फेमस फ़ोटो भी है एक अग्निशामक की। ऐसी सिचुएशन हो गई थी। खैर, इससे काफ़ी बदतर फ़ोटोज़ भी हैं। अब इस सब में अजीब बात यह है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को इतना पता ही नहीं था उस टाइम भी, आज भी बहुत कम लोगों को पता है कि बेसिकली है क्या, किस तरीके से घातक भी हो सकती है। कि वहाँ पर प्रिप्यात के भी जो लोग थे उनको ये तो पता था कि हाँ, पास का जो पावर प्लांट है वहाँ पे कुछ हुआ है, मगर रेडिएशन क्या होती है, हमको क्या खतरा होगा, क्योंकि इमीडिएट डेंजर नहीं होता, बहुत ही धीरे धीरे इससे प्रॉब्लम आती है, तो उनको उसके बारे में इतना पता नहीं था। लोग वहाँ पे आराम से अपनी लाइफ जी रहे थे। सरकार ने भी इमीडिएटली उनको इवैक्यूएट करना ठीक नहीं समझा। इसमें और भी रीज़न है कि लोअर लेवल पे जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनको अपनी नौकरी का खतरा लग रहा था यहाँ पे, और उन्होंने हायर अप्स को इमीडिएटली बताया नहीं कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा बदतर थी। कई दिनों तक जो हायर अप्स थे यूएसएसआर की सरकार के, उनको बताया नहीं गया कि चेरनोबिल का डिज़ास्टर कितना ज़्यादा बुरा है और रेडिएशन का लेवल कितना सीवियर है। आसपास के जो देश थे उनको भी 2 दिन तक पता नहीं लगा कि क्या हुआ। एक्चुअली क्या था कि जब चेरनोबिल में जब डिज़ास्टर हुआ और रेडिएशन हवा के थ्रू और जगह भी फैलने लग गया, तो स्वीडन में एक जगह है, वहाँ पर ये डिटेक्ट किया गया कि रेडिएशन आ रही है कहीं से, हवा से आ रही है। तो उन्होंने कुछ कैलकुलेट किया कि कहाँ से आ रही है, और वहाँ पर पता लगा कि ये 1000 किलोमीटर दूर यूक्रेन से आ रही है, मतलब मॉडर्न डे यूक्रेन से आ रही है। उस वक्त यूएसएसआर था, और फिर बहुत सारे रिपोर्टर्स ने इस पर लिखना स्टार्ट कर दिया। सिंस यूएसएसआर ने किसी भी रिपोर्टर को एंट्री नहीं दी थी यहाँ पे, और ना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा था यूएसएसआर, तो लोगों ने बस गैस मारने स्टार्ट कर दिए। और यहाँ पे थोड़ा हमको ये भी दिखा, कोल्ड वॉर का एंगल भी था। ये बहुत सारी जो कंट्रीज़ थी वो एंटी यूएसएसआर भी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वेस्टर्न मीडिया, अमेरिकन मीडिया है,
उन्होंने इस टाइप की न्यूज़ छापनी स्टार्ट कर दी। 2000 मर गए चेरनोबिल में, 2000 मर गए, एटम हॉरर हो गया, न्यूक्लियर नाइटमेयर आ गया, 2000 लोग मर गए, जबकि 50 लोग मरे थे, सिर्फ 50। और ये होती है मीडिया की पावर, चाहे इंडिया हो यूएसए हो, किसी भी चीज़ को इनिशियली कहीं भी ले आया जा सकता है। तो इनिशियल जो दुनिया का रिएक्शन था वो ये था, मगर मरे सिर्फ 50 लोग के आसपास थे। तो फिर अभी ये भी इशू भी था कि यूनिट 4 का जो रिएक्टर था वो अभी भी एक्टिव था, उसको अच्छे से दफनाना काफ़ी ज़रूरी था। और यहीं पर जो बहुत ही सिंपल उन्होंने इसका आंसर ये निकाला कि इस पर रेट डाल देते हैं। ये पंजाबी में हम लोग कहते हैं मिट्टी पाओ, तो रशियंस ने लिटरली मिट्टी भी पा दी यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर से इन्होंने यहाँ पर मिट्टी डालनी स्टार्ट कर दी। और एक बहुत ही फेमस इसका एक किस्सा भी है। यहाँ पर जो मिट्टी डाली जा रही थी उस वक्त, तो एयरफोर्स के एक ऑफिसर थे, वो साइंटिस्ट के पास गए, न्यूक्लियर साइंटिस्ट के पास, और बहुत ही प्राउडली कहा कि हमने 150 टन सैंड यहाँ पे डाल दी है ताकि ये जो रिएक्टर है शांत हो जाए। तो साइंटिस्ट ने कहा कि ये ऑलमोस्ट ऐसे ही है जैसे किसी हाथी को आप लात मार रहे हो, कुछ उसका बिगड़ेगा नहीं, कम से कम 5000 की ज़रूरत है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 25-30% जो यूएसएसआर की एयरफोर्स थी इसी काम में लग गई। और ये हेलीकॉप्टर्स, जेट्स, इन सब से मिट्टी डाली जा रही थी चेरनोबिल पर। और पूरी सरकार का फोकस इस वक्त इस पूरे डिज़ास्टर को कंटेन करने में था। तो मिट्टी डालने के बाद कुछ ऐसा सीन था, हालांकि सैंड और जगह भी जा रही थी, मगर फिर भी ज़्यादातर सैंड ने अपना टारगेट हिट किया। फिर ऑफ कोर्स प्रिप्यात का इशू था ही, इनके साथ बहुत बुरा हुआ, यहाँ के लोगों के साथ। बहुत ही सपने देखकर कई लाखों लोग यहाँ पे बस गए थे और इनको इमीडिएटली ये पूरा एरिया खाली करना पड़ा। और एक्चुअली स्टार्टिंग में इनको बताया भी नहीं गया कि रेडिएशन क्या होता है, आपको भागने की ज़रूरत है। यहाँ पे सरकार ने बेसिकली पूरे प्रिप्यात को ही घेर के बंद कर दिया। इन सब लोगों को भी ये मान लिया गया कि ये भी बस कभी भी मर सकते हैं, मगर फॉर्चुनेटली इन पर इतना इम्पैक्ट हुआ नहीं और बहुत ही मुश्किल से इन सबको यहाँ पे इवैक्यूएट किया गया धीरे धीरे। और काफ़ी रोड ब्लॉक्स हुए और ओवरऑल आप कह सकते हैं काफ़ी ज़िंदगियाँ भी उजड़ गई, लोगों के काफ़ी पैसे खर्च हुए। और ये एक काफ़ी बड़ा डिज़ास्टर था इकोनॉमिकली भी। यूएसएसआर का भी जो सपना था कि एक शहर बसाएंगे और वो इकोनॉमी को बूस्ट देगा, वो सब कुछ उल्टा पड़ गया था। उल्टा खर्चा करना पड़ा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा करना पड़ा। और साथ ही साथ प्रिप्यात अब एक गोस्ट सिटी बन गया था। गोस्ट सिटी मतलब कि बिल्कुल वीरान सिटी। इसकी अलग से आपको फोटो दिखाऊंगा अभी। आज के टाइम में प्रिप्यात आज भी एक शहर है और बिल्कुल वीरान है, बिल्डिंगें बसी हुई हैं वही 1980s के टाइम की जब सपने देखे गए थे, और बिल्कुल कोई वहाँ पे रहता नहीं है। बट ऑफ कोर्स आज के टाइम में वो यूक्रेन में आपको मिलेगी। अब इस सब में एक बहुत ही बड़ा सवाल ये भी आता है कि इस सब का ब्लेम किस पे आया। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि मेन सबको पता था कि यहाँ पर जो सोवियत यूनियन का पावर प्लांट था उसके डिज़ाइन में ही प्रॉब्लम थी। ये एक्सपोज हो चुका था, उसका डिज़ाइन ही ऐसा नहीं था कि वो इमरजेंसी सिचुएशन को झेल पाए, इसलिए प्रॉब्लम आ गई थी। बाद में ऑफ कोर्स वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बड़ी हो गई क्योंकि वहाँ पे जो इंजीनियर थे उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए। तो यूएसएसआर के लिए काफ़ी बड़ी एम्बैरेसमेंट हो जाती कि अगर वो दुनिया को ये बताते कि हमारे बनाए हुए जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, जो न्यूक्लियर प्लांट हैं, वो सेफ़ नहीं है और रेडिएशन बहुत ही आराम से आसपास फैल जाती है। तो इसी डर से इस बात को काफ़ी हद तक दबा दिया गया और जो लोग इसके ज़िम्मेदार होने चाहिए थे उनको प्रॉपर तरीके से सज़ा भी नहीं मिली क्योंकि देश की एक इमेज का सवाल था। फिर ऑफ कोर्स बात आती है प्रिप्यात की। देखो प्रिप्यात आज के टाइम भी मैंने आपको बताया यूक्रेन में है, इसको गोस्ट टाउन कहते हैं क्योंकि कोई रहता नहीं है यहाँ पे। आप जब प्रिप्यात में जाओगे तो आपको रेडिएशन बहुत ज़्यादा हाई मिलेगी, आपकी हेल्थ के लिए आज ही बहुत ज़्यादा ख़राब है प्रिप्यात। आप वहाँ पे जाओगे तो आपकी हेल्थ बहुत ही बुरी तरीके से ख़राब हो सकती है। और वैसे प्रिप्यात के थोड़ा सा दूर उन्होंने एक नया शहर बसा लिया था, उसका नाम है स्लावुच। ये 1986 में बसाया गया था, मगर प्रिप्यात से काफ़ी छोटा था क्योंकि सारा पैसा प्रिप्यात में ऑलरेडी खर्च किया जा चुका था। तो ये आज के टाइम में ये है प्रिप्यात, दूर से देखने में ऐसा लगता है। और जो आप न्यूक्लियर प्लांट के जितना आप करीब जाते रहेंगे आपकी हेल्थ को उतना ज़्यादा खतरा है, मगर फिर भी कुछ खतरों के खिलाड़ी होते हैं क्योंकि ये जो एक कहानी है लोगों को रोमांच देती है कि रेडिएशन फैल गया, ऐसे हो गया। तो कई लोग दूर दूर से आते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, यहाँ पे फ़ोटो खींचते हैं और रेडिएशन के जो लेवल है उनको नापते हैं, उनको मज़ा आता है उस सब में। और एक टूरिस्ट स्पॉट भी बन गया आज के टाइम में क्योंकि चेरनोबिल के बारे में ऑलमोस्ट हर कोई जानता है दुनिया भर में कि चेरनोबिल डिज़ास्टर हुआ था यूक्रेन में, या मतलब एक टाइम पे यूएसएसआर में। और ये आप देख सकते हैं, ये भी एक फ़ोटो है वहाँ का अम्यूज़मेंट पार्क। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई मूवी सेट का कोई एक सीन हो। और यही रह गया है उस सपने का जो यूएसएसआर ने एक ज़माने में देखा था। अब क्वेश्चन यहाँ पर एक ये बनता है बहुत ही बेसिक कि क्या ये फिर से हो सकता है, क्या ये बड़े स्केल पे हो सकता है। देखो चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है अब तो,
और मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि जो चेरनोबिल का केस था, यहाँ पर डिज़ाइन का फॉल्ट था पूरा यूएसएसआर के जो भी यहाँ पे आर्किटेक्ट थे या जो भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल था, यहाँ पे सेफ्टी की जो प्रिकॉशंस थी नहीं रखी गई थी। ज़्यादातर आज के टाइम में जो भी पावर प्लांट बन रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, वहाँ पर क्या करते हैं, कंक्रीट की एक पूरी दीवार से बना लेते हैं, कंटेनमेंट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसमें कुछ और मटेरियल भी डालते हैं जो रेडिएशन को कंटेन करके रखता है। मान लो कल को कुछ भी हो जाता है, कल को रिएक्टर काबू से बाहर हो गया, हालांकि रिएक्टर को भी काबू करने के बहुत ही बढ़िया उनके पास सिस्टम होते हैं, पानी डाल देते हैं बहुत ही जल्दी, रॉड्स होती हैं, बहुत कुछ होता है उनके पास। मगर तब भी अगर कुछ हो जाता है तो एक कंक्रीट की एक कंटेनमेंट स्ट्रक्चर होता है जो पूरे रेडिएशन को कंटेन करके रखता है सिर्फ उसी छोटे से एरिया में। ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर मान लो कोई टेररिस्ट अटैक करता है, कोई एक बहुत ही स्ट्रेटजिकली यहाँ पे अटैक करता है तो कुछ हो सकता है, मगर तब भी ज़्यादा आज के टाइम में डैमेज न्यूक्लियर पावर प्लांट के थ्रू हो नहीं सकता। चेरनोबिल एक बहुत ही निराला केस था। अब ये मैं आपको उदाहरण ऐसे भी दे रहा हूँ, देखो चेरनोबिल हुआ, उसके बाद और भी न्यूक्लियर पावर प्लांट के डिजास्टर्स हुए हैं, मगर वहाँ पे लोगों की मौत नहीं। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही फेमस एक जगह है 3 माइल आइलैंड, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। ये एक पेंसिल्वेनिया में जगह है, यहाँ पे यूएसए का एक पावर प्लांट था। तो 1979 में क्या हुआ, इसका एक यूनिट था, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, मगर सिंस इनका जो सेफ्टी सिस्टम था इतना बढ़िया था कि सब कुछ कंट्रोल में रहा, रेडिएशन नहीं फैली, किसी को प्रॉब्लम नहीं आई, ज़ीरो डेथ, किसी की भी मौत नहीं हुई। चेरनोबिल में बेसिकली रशियंस उस पूरे केस को संभाल नहीं पाए, वो मैं कहूँगा नेग्लिजेंस का एक बहुत ही एक सुनहरा एग्जाम्पल है। फिर आप अगर रिसेंट जो आप एग्जाम्पल देखो फुकुशिमा का, जापान में आपको पता है फुकुशिमा हुआ, ज़ीरो डेथ, किसी की मौत नहीं हुई। क्योंकि ठीक है वो भी जो लोकेशन है फुकुशिमा की काफ़ी अजीब सी थी, कोस्टल एरिया में, पता नहीं कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट क्यों बनाना चाहेगा, मगर फिर भी उन्होंने वहाँ पे बनाया। तब भी वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम आई अर्थक्वेक की वजह से, जो भी वहाँ पे इशू आया, तब भी किसी की मौत नहीं हुई। रेडिएशन अभी भी बहुत ही छोटे से एरिया में वहाँ पर सीमित है। तो ये आज के टाइम में प्रिकॉशंस हमारे पास अवेलेबल है। और दूसरा, चेरनोबिल के चांसेस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। और मैं यही कह सकता हूँ इस वीडियो को लेकर, चेरनोबिल एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी थी और उसने दुनिया को सिखाया कि किस तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में सिक्योरिटी, सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आने वाले समय में अगर हमको क्लाइमेट चेंज से लड़ना है तो वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। खैर, अब इसी नोट पर अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।